गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आपने नव भारती हिंदी पाठमाला का पहला, दूसरा और तीसरा पाठ अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ व्याकरण का पाठ। आपकी व्याकरण की बुक है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, जिसका आज हम करेंगे पहला पाठ। क्या नाम है उसका? भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों, आप मुझे एक बात बताएंगे। जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद 2-3 वर्ष का हो जाता है तो बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद कुछ समय पश्चात या कुछ सालों पश्चात वो स्कूल पढ़ने चला जाता है। आप जानते हैं वो पढ़ना और लिखना क्यों सीखता है? मैं आपको बताती हूँ। वो पढ़ना और लिखना, या आप कहें बोलना, किस लिए सीखता है? क्योंकि वह अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके। क्या आप बिना बात किए अपने मन के भावों को अपने माता पिता, भाई बहनों या मित्रों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं बच्चों। बोलकर या लिखकर हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या साधन है जिसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं? वो साधन है हमारा भाषा। तो भाषा क्या है? विचारों व भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, फ्रेंच, बहुत विश्व में अनेक भाषाएं हैं। और बच्चों, उनमें मैं एक बात आपको बता दूं, जो हिंदी हमारी भाषा है वो विश्व में तीसरे स्थान में आती है। विश्व की जितनी भाषाएं हैं, सबसे अधिक बोले व समझे जाने वाली भाषाओं में जो हिंदी है वो तृतीय स्थान पर आती है। तो बच्चों, हम चलते हैं भाषा के रूप पर। तो भाषा के कितने रूप हो गए? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्योंकि हम अपने भावों और विचारों को किन दो माध्यमों से प्रकट कर सकते हैं? या तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं या हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। और जब हम लिखकर प्रकट करते हैं अपने मन और भावों के विचारों को, तो वह लिखित रूप कहलाता है। पर इन दोनों में अंतर क्या है? अब मैं आपको समझाती हूँ कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। मौखिक भाषा का जो आधार होता है वह ध्वनि होता है, जो हम बोलते हैं जब, ध्वनि। तो और लिखित भाषा का आधार क्या होता है बच्चों? लिखित भाषा का आधार वर्ण होता है। क्योंकि लिखकर हम प्रकट कर रहे हैं तो लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए लिखित भाषा का आधार वर्ण होते हैं। तो हमने क्या बोला कि मौखिक भाषा का मूल आधार ध्वनि होती है और लिखित भाषा का मूल आधार वर्ण होते हैं। दूसरी बात, मौखिक भाषा को मूल भाषा भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बोलना सीखता है बच्चा, तो इसलिए इसे मूल भाषा भी कहा जाता है, मूल रूप भी कहा जाता है भाषा का। तो मौखिक भाषा को क्या कहा जाता है? भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है। और लिखित भाषा को कौन सा रूप कहते हैं बच्चों? गौण रूप। क्या कौन सा रूप? गौण रूप। तो मौखिक को कहते हैं हम मूल रूप और लिखित को कहते हैं गौण रूप। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बच्चों कि क्या है इसका? ये अस्थाई रूप है। ये भाषा का जो मौखिक भाषा है, जो मौखिक रूप है, वह अस्थाई रूप है।
क्योंकि बोला और खत्म हो गया। इसी तरह जो लिखित भाषा है वह भाषा का स्थायी रूप है। यह आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, दिनों बाद, वर्षों बाद आप इसको लिखे हुए को फिर से एज बिल्कुल ज्यों का त्यों पढ़ सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये अस्थाई रूप, और लिखित भाषा क्या हो गया हमारा, अस्थाई रूप। तो कितने रूप हुए बच्चों, 2 रूप हुए, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो अब आप बच्चों ये कहोगे कि सांकेतिक भाषा भी तो रूप होता ही है ना। सांकेतिक भाषा रूप नहीं होता भाषा का बेटा। क्यों नहीं होता? हम ठीक है संकेतों के माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों को पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वह भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि भाषा का संबंध बच्चों ध्वनियों से होता है। जो उच्चरित, जो हम बोलते हैं, और उनके लिए कुछ वर्ण, कुछ शब्द उन ध्वनियों से ही बनते हैं। तो ध्वनियों से क्या बने, शब्द, शब्द से क्या बने, वाक्य। तो उच्चरित जो शब्द हैं, हमारी ध्वनियां हैं, तो उन्हीं को हम भाषा के अंतर्गत लेते हैं। तो उसके अंतर्गत या तो बोलकर या लिखकर, क्योंकि ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और उन्हीं के माध्यम से एक मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो फिर समझ में आया बेटा क्यों नहीं लेते हम सांकेतिक रूप? तो 2 ही रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चों, सभी को आ गया। अब हम चलते हैं विशेष रूप से हिंदी पर। हिंदी भाषा हमारी, अनेक भाषाएं हैं हमारी, उसमें हिंदी प्रमुख हमारी जो राजभाषा है। तो विश्व में मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि ये 3रे स्थान पर आती है ये भाषा हमारी। अंग्रेजी आती है हमारी 2रे स्थान पर, चीनी आती है 1म स्थान पर, तो हिंदी हमारी 3य स्थान पर आती है। आपको ये पता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। आपको पता है बच्चों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अगर जिस भाषा का हम ज्ञान ले रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए, चाहे आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है या नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता बच्चों, ये जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। दूसरा, यह एक वैज्ञानिक भाषा है। यह कैसी भाषा है बच्चों? एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को सुगमता से प्रकट कर सकते हैं इस भाषा के माध्यम से। ये हमारे देश की संपर्क भाषा भी है। कैसे? देश के अधिकांश लोगों के द्वारा ही इस भाषा को बोला और समझा जाता है। हमारे अनेक प्रांत हैं जिसमें भाषा को, ये अपनी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। अब इसे राष्ट्रभाषा की भी मान्यता दी जाएगी जल्द ही, तो उस पर जो सरकार है वो प्रयासरत है। तो हमें पता होना चाहिए जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हिंदी के विषय में थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो हिंदी के अतिरिक्त हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हमने ये पढ़ा भाषा के रूप में हिंदी, तो अब ये बताइए कि जो भाषा के जो हमने रूप पढ़े, कोई मुझे ये बता सकता है कि जो हम भाषण देते हैं वो किसके अंतर्गत आता है बच्चों?
वह आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। अगर पत्र लिखते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ तो ये क्या है? हमारा मौखिक रूप। अगर मैं ये लिखकर प्रकट कर रही हूँ तो ये है हमारा लिखित रूप। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे पुनरावृत्ति करते हैं इसकी, ये पुनः समझते हैं। भाषा क्या होती है? विचारों व भावों के आदान प्रदान का साधन है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। दूसरा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, हमारी मराठी, गुजराती, राजस्थानी, अनेक भाषाएं हैं हमारी। तो भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोनों में क्या अंतर बताया था मैंने कि मौखिक भाषा में हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, और इसमें लिखित भाषा में हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, और मौखिक भाषा में बोलकर प्रकट करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि जो मौखिक ध्वनियां हैं बेटा, ध्यान से समझें। अब जो मौखिक ध्वनियां हैं, अगर हम उन्हें लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे आपने नर्सरी में पढ़ा बच्चों, क ख ग घ, ये आपने पढ़ा, आपको वर्णमाला सिखाई गई। क्योंकि जिस भाषा को हम पहले सीखते हैं, अंग्रेजी में आपने ABCD सीखी, तो जिस भाषा का हम ज्ञान लेते हैं पहले उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो लिपि क्या हो गई? निश्चित चिन्ह। किसके निश्चित चिन्ह? जो मौखिक ध्वनियां हैं, अगर हम उन्हें लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, और उन चिन्हों को क्या बोलते हैं बेटा? लिपि बोलते हैं। तो अब क्या परिभाषा बनी इसकी? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं, अगर हम उन्हें लिखना चाहते हैं तो हम उन निश्चित चिन्हों के माध्यम से उसको लिख सकते हैं। तो वो क्या होगी? हमारे निश्चित चिन्ह क्या होंगे? हमारी लिपि कहलाएंगे बेटा। तो अब ये आपको समझ में आ गया, लिपि कहते किसे हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। आपको पता है हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? जी हाँ, हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। आपको पता है ऐसी अन्य कौन सी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है? मैं आपको बताती हूँ। गुजराती, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, इन सब की भी लिपि देवनागरी है। कौन सी है बेटा? हिंदी की लिपि देवनागरी। आपको पता है अंग्रेजी की लिपि क्या है बेटा? अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, और पंजाबी की गुरुमुखी, फ्रेंच की भी रोमन, जर्मनी की भी रोमन। तो ऐसे आपको ज्ञान हो गया होगा बच्चों कि लिपि क्या होता है, भाषा क्या होता है, और भाषा के रूप क्या होते हैं। आपने ये अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो एक बार पुनः एक बार दोहराते हैं इनको, फिर से एक बार इनको दोहराते हैं जल्दी से कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा भाषा के रूप और लिपि पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। तो आपको इनको मैं PDF भी भेज रही हूँ बच्चों, आपको इन्हें पढ़ना है, और इससे संबंधित जो गृह कार्य में प्रश्न दिए गए हैं वे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।